हेलो एवरीवन, दिस इज़ विशाल फ्रॉम अध्ययन डिफेंस एकेडमी। स्वागत है आप सभी का बच्चों SPI 2025 के इस ऑनलाइन बैच में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बच्चों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। क्योंकि सीक्वेंस एंड सीरीज़ में 3 टॉपिक आते हैं, पर अगर मैं SPI की बात करूं, 10th लेवल की बात करूं, तो 10th लेवल पे सिर्फ हम एक ही टॉपिक पढ़ाते हैं, नाम होगा उसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। वैसे उसमें 2 और सीरीज़ भी आती हैं बच्चे। एक का नाम होता है आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन और एक का जो नाम होता है आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। पर अगेन हम एक ही इसमें डिस्कस करेंगे, वो कौन सी रहेगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बाकी जो 2 सीरीज़ के मैंने नाम लिए वो पढ़ेंगे आप आगे जाके 11th क्लास में। तो SPI से रिलेटेड ये हमारा बैच है। काफ़ी ज़्यादा टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं SPI से रिलेटेड। तो बच्चे आप उनको अगर देखोगे तभी आप इसको प्रोसीड करना, क्योंकि कहीं ना कहीं सारे के सारे टॉपिक्स आपके किस में हैं, कंटिन्यूटी में है। तो अगर कंटिन्यूटी में अब बेसिक आपको समझ में आएगा तभी आप इसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपके टॉपिक का नाम है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगेन मैं सारा का सारा बेसिक आज डिस्कस कर लूँगा आपके साथ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। जो भी इसमें फार्मूलाज लगते हैं और वो फार्मूलाज क्यों बने, वो सारा का सारा हम डिस्कस करेंगे। बेसिक एक बार अच्छे से हो जाएगा तो उसके बाद हमने क्या करना है बच्चे, अपने MCQs राउंड में MCQ सॉल्व करने। तो जैसा हमने हर एक चैप्टर में किया कि लास्ट में मैं 20-25 के आसपास क्या लेके आता हूँ MCQs, जो भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं SPI के लिए। तो उसमें ऑब्जेक्टिव अप्रोच के साथ हम सीखते हैं कि क्वेश्चन को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आज हम शुरू करेंगे अपना सीक्वेंस एंड सीरीज़। अब सीक्वेंस एंड सीरीज़, पहले तो ये टॉपिक का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज़, और इसमें जो हमने पढ़ना है वो पढ़ना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पर सीक्वेंस एंड सीरीज़ होता क्या है, इसके ऊपर पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं लिटिल बिट कि सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज़ क्या होता है। सीक्वेंस का मतलब होता है बच्चे, बहुत सारे नंबर्स होंगे और बीच में क्या लगा देंगे हम, उनके कॉमास। और वो नंबर्स में भी एक परफेक्ट रिलेशन होगा, जस्ट लाइक दैट कि यहाँ पे दिया है कि अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, हम अरेंज करेंगे नंबर्स को बट इन सम लॉजिकल पैटर्न। पर उसमें कोई ना कोई लॉजिकल पैटर्न दिखना चाहिए। अगर हमने सारे नंबर्स को अरेंज किया, बीच में कॉमास लगा लगा के सारे नंबर्स को अरेंज किया और उन हर एक नंबर में एक ही लॉजिकल पैटर्न आया। अब लॉजिकल पैटर्न +2 का भी हो सकता है, +3 का भी हो सकता है, +10 का भी लॉजिकल पैटर्न हो सकता है। पर वो लॉजिकल पैटर्न हर एक टर्म के लिए क्या होना चाहिए, आपका सेम। अगर वो पैटर्न हर एक टर्म के लिए सेम है तो मैं क्या बोल देता हूँ कि वो क्या है, आपका एक सीक्वेंस है। अब वो लॉजिकल पैटर्न मल्टीप्लाई में भी हो सकता है, हर टाइम मल्टीप्लाई बाई 3 हो, हर टाइम वो क्या है, स्क्वायर के साथ बढ़ रहा हो। तो उसमें अलग अलग सीक्वेंस बनेंगे। कभी AP का सीक्वेंस बनेगा, कभी GP का सीक्वेंस बनेगा यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, कभी हार्मोनिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस बनेगा। पर हमने जो करना है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही सीक्वेंस करना है। तो अभी हम इतना क्लियर कर लें कि सीक्वेंस होता क्या है। सीक्वेंस का मतलब होता है बहुत सारे नंबर्स पर एक लॉजिकल पैटर्न में, बहुत सारे नंबर्स जो कि सेपरेट हो किसके, कॉमास के साथ, और एक लॉजिकल पैटर्न हो उनमें, तो उसको क्या बोल देते हैं बच्चे, सीक्वेंस। और जब इस सीक्वेंस में से मैं कॉमा हटा के कॉमा की जगह क्या लगा दूं, पॉजिटिव एडिशन का साइन, तो उसी को ही बोल देते हैं हम सीरीज। तो अगेन उसमें भी एक लॉजिकल पैटर्न होना चाहिए, पर बीच में कॉमा हटा के क्या आ जाएगा बच्चे, प्लस का साइन। अगर प्लस का साइन आ गया तो क्या बोल दोगे आप उसको, सीरीज। देखते हैं एग्जाम्पल से। जैसे यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल लिए। एक एग्जाम्पल है आपके पास 5, 10, 15, 20। अब इसको भी मैंने क्या बोला बच्चे, सीक्वेंस बोला। अगर सीक्वेंस बोला है तो कोई ना कोई लॉजिकल पैटर्न इसमें होना चाहिए। अब इसमें हम लॉजिकल पैटर्न ढूंढते हैं कि क्या इसमें लॉजिकल पैटर्न रहेगा। अगर आप लॉजिकल पैटर्न की बात करोगे तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए मेरे को +5 करना पड़ा, सेकंड से थर्ड टर्म जाने के लिए अगेन +5 करना पड़ा, थर्ड से फोर्थ टर्म जाने के लिए अगेन क्या करना पड़ा, +5। तो एक ही लॉजिकल पैटर्न है पूरे के पूरे टर्म्स में, पूरे के पूरे सीक्वेंस में। आपने एक से सेकंड पे जाए, सेकंड पे थर्ड पे गए, थर्ड पे फोर्थ पे गए, क्या किया, +5 किया। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, सीक्वेंस बोलूँगा। अगर नेक्स्ट मैं बात करूँ 5, 7, 9, 11, 13, कॉमा कॉमा ऐसो ऑन। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे इसको भी हमने जज करना है कि सीक्वेंस है कि नहीं। तो पहली बात तो सारे के सारे नंबर है, बीच में कॉमास लगा है, एक शर्त तो कंप्लीट होगी। सेकंड शर्त क्या थी कि एक लॉजिकल पैटर्न होना चाहिए। लॉजिकल पैटर्न ढूंढना पड़ेगा।
अगर फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म गए तो आपने +3 किया, 7 to 9 जाने के लिए अगेन आपको +3 करना पड़ा, 9 to 11 जाने के लिए फिर से +3 करना पड़ा, 11 से 13 जाने के लिए फिर से +3 करना पड़ा। तो ये सेकंड वाला भी क्या था बच्चे, एक सीक्वेंस था। तो सीक्वेंस में समझ आया आपको। अगेन मैं डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूँ, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन सम लॉजिकल पैटर्न इज कॉल्ड सीक्वेंस। अगर मैं सीरीज की बात करूँ, सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सीक्वेंस। तो अगेन सिंपल है ना, जो भी सीक्वेंस आपने पढ़ा उसमें ही क्या कर देना है आपने, एडिशन कर देना है, तो सम कर देना है। सम ऑफ द ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। तो सीरीज की डेफिनेशन भी क्लियर होगी, इसका एग्जांपल भी आपको क्लियर हो गया। डन। पहले सीक्वेंस बनाओ, बीच में एडिशन का साइन लगा दो, तो क्या बन जाती है मेरे पास, सीरीज बन जाती है। अब ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं डायरेक्ट जो हमारे काम का है। हमने एचपी में नहीं उलझना है, यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में नहीं उलझना है, हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में नहीं उलझना है। हम सीधी सी बात करेंगे आज एक ही सीरीज की, एक ही सीक्वेंस की, जिसका नाम क्या होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन में कौन सा लॉजिक लगता है ना, ये हमें देखना है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ एपी, इंट्रोडक्शन ऑफ एपी में लिखा था कि एपी इज अ सीक्वेंस whose terms is increased or decreased by a fixed number. The fixed number is called the common difference. एक तो इन्होंने बोला कि ये क्या है, आपका एक सीक्वेंस है। अब सीक्वेंस समझ आ गया, पीछे मैंने डेफिनेशन आपको सीक्वेंस की करवाई थी। और ये सीक्वेंस ना इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज, दोनों में से कोई एक, इंक्रीज और डिक्रीज, या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज, बट विद फिक्स्ड नंबर। ये फिक्स्ड नंबर जो लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। या तो हो सकता है आपका सीक्वेंस, जैसे पिछले वाले की अगर मैं बात करूं तो ये सीक्वेंस क्या था, इंक्रीजिंग सीक्वेंस था बट विद फिक्स नंबर, फिक्स नंबर के साथ ही इंक्रीज हो रहा था। जैसे इसमें फिक्स नंबर क्या था, +5 +5 +5, इसमें फिक्स नंबर क्या था, +3 +3 +3। तो इसी फिक्स नंबर को बाद में उसने क्या बोला कि दिस फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। इसी फिक्स नंबर को क्या नाम दे दिया हमने, कॉमन डिफरेंस। बहुत बार यूज करेंगे हम कॉमन डिफरेंस का इन केस ऑफ एपी। बीच में कॉमन डिफरेंस की बहुत बार बात करूंगा। तो कॉमन डिफरेंस इज नथिंग बट, वो क्या है, जब भी आपने सीक्वेंस को ऐसे बढ़ाया, या तो वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा या तो डिक्रीजिंग, पर वो जो एक प्रॉपर नंबर होगा जिससे वो सीक्वेंस बढ़ रहा होगा, इधर घट रहा होगा, वो नंबर ही क्या होगा आपका, कॉमन डिफरेंस। तो अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ डेफिनेशन कि ए बी इज अ सीक्वेंस हुज टर्म इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज, दोनों में से कोई एक होगा एट ए टाइम, या तो इंक्रीज करेगा सीक्वेंस या तो डिक्रीज करेगा बाई अ फिक्स नंबर, किसी भी एक फिक्स नंबर से। एंड दिस फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस एंड इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल डी, एंड इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल डी। स्मॉल डी से डिनोट किया जाएगा बच्चे किसको, कॉमन डिफरेंस को। अब इसके एग्जाम्पल पे भी आ जाते हैं। तो एक एग्जाम्पल इन्होंने लिया है, एक एपी सीक्वेंस 1 4 7 10 13 एस ऑन, एक ये वाला सीक्वेंस लिया है। अब ये भी आपका एपी सीक्वेंस है। एपी सीक्वेंस में उसने यही बोला है कि आपका या तो इंक्रीजिंग में जाएगा सीक्वेंस या तो डिक्रीजिंग में। इंक्रीजिंग में जाए चाहे डिक्रीजिंग में जाए, पर एक स्पेसिफिक टर्म को ही आप हर बार क्या कर रहे होंगे, ऐड, एक फिक्स नंबर को ऐड कर रहे होंगे, और वो फिक्स नंबर ही क्या होगा आपका कॉमन डिफरेंस। और ये सीक्वेंस क्या बन जाएगा आपका एपी का सीक्वेंस। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो +3 कर रहे हो, अगेन +3, अगेन +3, अगेन +3। तो ये क्या है आपकी एक एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस है। अगर मैं इसमें डी फाइंड आउट करने के लिए बोलूँ आपको, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, तो क्या पर्टिकुलर टर्म आप बार बार ऐड कर रहे हो, कौन सा पर्टिकुलर नंबर, दैट इज 3। अगर मैं सेकंड एग्जांपल की बात करूं तो सेकंड एग्जांपल है बच्चे 4 2 0 -2 -4 एस ऑन, ये सेकंड एग्जांपल है। अगर इसमें मैं बात करूं तो ये डिक्रीजिंग एपी है। तो उसने बोला था ना, इधर इंक्रीजिंग होगी इधर डिक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग एपी है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए -2 किया, यहाँ से यहाँ जाने के लिए फिर से -2, 0 में से फिर से -2 करना पड़ा, -2 में से फिर से -2 किया, तो क्या आ गया, -4 आ गया। तो ये भी आपका एपी सीक्वेंस है। इसमें डी की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई बच्चे, -2, डी की वैल्यू क्या आ गई, -2। थर्ड एपी पे आ जाते हैं। थर्ड एपी क्या दिया था मेरे पास, 3 3 3 3 एस ऑन, ये भी एक एपी है। और इस एपी की बात करूं तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपको +0 करना पड़ा, यहाँ से यहाँ जाने के लिए अगेन +0,
आगे जाने के लिए फिर से आपको क्या करना पड़ा, +0। तो ये भी AP सीक्वेंस है, यहाँ पे जो फिक्स टर्म है ना वो दैट इज़ 0। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ स्मॉल d की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपके पास, 0। तो ये तो तीनों मैंने एग्जाम्पल दिए AP के एग्जाम्पल है। और AP को पहचानना कैसे होता है कि एक फिक्स टर्म के साथ वो इधर इंक्रीज कर रही होगी सीरीज, इधर डिक्रीज कर रही होगी, ये सीक्वेंस। और D को निकालने के लिए एक और तरीका है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो D निकालने का तरीका है A2 माइनस A1। A2 का मतलब सेकेंड टर्म, A1 का मतलब फर्स्ट टर्म। अब सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, सेकेंड टर्म 4 है, फर्स्ट टर्म 1 है, तो आप क्या कर दोगे 4 माइनस 1। तो अगेन आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, D आएगा, यानी कॉमन डिफरेंस आएगा। और अगर मेरे को चेक करना हो कि कोई सीक्वेंस आपका AP सीक्वेंस है कि नहीं, तो मेरे को D निकालना पड़ता है। और वो D ऐसा नहीं है कि इससे निकाल के पता चल जाएगा, उसमें जितनी भी टर्म्स दी होंगी हर एक में आपको D निकालना पड़ेगा। हर एक में D निकालने का मतलब है आप सिंपली क्या करोगे, आप करोगे कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स ले लोगे, मतलब टर्म्स, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स लोगे, उसमें से बड़ी वाली टर्म्स के साथ छोटी वाली टर्म को क्या कर देना है, माइनस। बड़ी वाली टर्म का मतलब ऐसा नहीं लिखना कि 2 बड़ा है 3, मतलब पोजीशन में बड़ी वाली टर्म। फॉर एग्जांपल मैं T3 से हमेशा T2 को माइनस करूंगा। अब T3 छोटा भी हो सकता है, T3 छोटा भी हो सकता है, तो थर्ड नंबर की टर्म को सेकंड टर्म की नंबर की टर्म से माइनस करना। अगर आप T2 माइनस T1 करोगे तो आप सेकंड नंबर की टर्म को फर्स्ट नंबर से टर्म वाले से माइनस कर रहे हो। फिर T3 T4 माइनस T3 करोगे, इन सब से जो रिजल्ट आता है वो कॉमन डिफरेंस आता है। और कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ गया हर एक केस में, तो वो सीक्वेंस कौन सा होगा, वो AP सीक्वेंस होगा। और अगर उसको प्लस लगा दिया बीच में तो वो क्या बनेगा, AP सीरीज बन जाएगी। तो आई थिंक AP का इंट्रोडक्शन आपको क्लियर हुआ कि इसमें एक फिक्स नंबर के साथ ही वो क्या होता है, या तो इंक्रीज होता है या तो डिक्रीज होता है, और उस फिक्स नंबर का नाम होता है बच्चे कॉमन डिफरेंस। तो आगे चलते हैं इंट्रोडक्शन के बाद। हाँ, एक चीज़ और मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ कि ये जो आपने थर्ड नंबर वाली AP पढ़ी, ये वाली, इसमें कॉमन डिफरेंस कितना आया बच्चे, 0। अगर कॉमन डिफरेंस 0 आए किसी भी AP में, तो इस AP को एक स्पेशल नाम हम दे देते हैं, इसको बोलते हैं कांस्टेंट AP। कांस्टेंट AP नाम देते हैं, एक स्पेशल नाम दे दिया इसको कांस्टेंट AP। क्यों दिया, क्योंकि इसमें हर एक नंबर एक जैसा है, तो इसको बोल दिया कांस्टेंट AP, कभी चेंज नहीं हो रही है AP। अगर 3 से शुरू हुई तो 3 3 3 3, अगर 5 से शुरू होगी और कॉमन डिफरेंस अगर मैं 0 रखूंगा तो 5 5 5 5 अप टू इनफाइनाइट, 5 तक चलता जाएगा ना, 5 5। तो इसको बोल दिया कांस्टेंट AP। अगर अगेन मैं आता हूँ जर्नल फॉर्म ऑफ AP। अब ये जर्नल फॉर्म क्या होती है, हमेशा हम जर्नल फॉर्म में कोशिश करते हैं किसी चीज़ को लिखने की। जैसे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीखा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक जनरल फॉर्म भी हमने सीखी थी, जिसमें हमने बोला था कि AX² + BX + C = 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जिसमें ABC आपके कोई भी रियल नंबर आ सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी, और A ≠ = 0। तो ये किसकी जनरल फॉर्म थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो ऐसे ही एक जनरल फॉर्म बनाऊंगा मैं किसका, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, और उसमें एक चीज़ पक्का होगी कि कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब वो फॉर्मेट मैंने कैसे बनाया, फर्स्ट मैंने A ले लिया, फिर मैंने A + D लिया, फिर अगली टर्म में मैंने A + 2D लिया, अगली वाली टर्म में A + 3D, और ऐसे ऐसे करता चला गया। और इसको मैंने बोल दिया जर्नल फॉर्म ऑफ AP। ये जर्नल फॉर्म ऑफ AP है। अच्छा, ये क्यों AP बोला मैंने, तो देखो ये इसकी कंडीशन को, जो इसका डेफिनेशन थी उसको भी सेटिस्फाई करेगी। अगर आप यहाँ से यहाँ जाते हो तो आपको +D का सहारा लेना पड़ा, आपने A में +D किया। D क्या है, कॉमन डिफरेंस, यानी एक स्पेसिफिक टर्म, एक स्पेसिफिक नंबर, जिससे इसको क्या करेंगे हम, इंक्रीज करेंगे। सेकंड से थर्ड टर्म के ऊपर गए, अगेन आपने पॉजिटिव D किया तो क्या बन गया, A + 2D। अगेन आपने पॉजिटिव D किया तो क्या बन गया, A + 3D। तो यानी इस वाले सीक्वेंस को मैं क्या बोल सकता हूँ, AP सीक्वेंस बोल सकता हूँ, क्योंकि ये इसकी डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है, उसकी सारी की सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो AP सीक्वेंस का जनरल फॉर्मेट कुछ ऐसे लिखोगे आप हमेशा,
जब भी मैं जनरल फॉर्मेट ऑफ एपी की बात करूंगा तो कुछ ऐसे लिखोगे, यहाँ पे भी ये लिखा था कि वी कैन रिप्रेजेंट द जर्नल फॉर्म ऑफ एपी इन द फॉर्म ऑफ ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d कॉमा ए प्लस 4d एज सो ऑन, एंड वेयर इट ए इज द फर्स्ट टर्म, ए को क्या मानूंगा मैं फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट टर्म क्या आई बच्चे, ए, तो फर्स्ट टर्म को इन्होंने क्या बोला, ए बोल दिया, और डी क्या आ गया आपका कॉमन डिफरेंस, स्मॉल डी को क्या बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। तो ये आपको जर्नल जो फॉर्म है इसकी वो याद होनी चाहिए एपी की, और इसी के बेसिस पे आगे जाके फार्मूला बनेगा जो आपने बोर्ड में भी किया होगा, nth टर्म निकालने का फार्मूला है ना, tn से डिनोट करते थे, an से भी डिनोट कर देते थे, और लास्ट टर्म निकालने का फार्मूला, तीनों का मतलब बिल्कुल सेम टू सेम है, और निकले कहाँ से थे, इसी ऑब्जर्वेशन से, इसकी ऑब्जर्वेशन से ही निकाल देंगे हम फार्मूला। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है ना आपकी, ये जो मैंने एपी लिखी जर्नल फॉर्म में एपी, इसकी ऑब्जर्वेशन से ही वो फार्मूला बना था, वो भी हम ड्राइव करेंगे आगे जाके। पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं एपी के बारे में, क्योंकि एपी को इंट्रोड्यूस मैंने आपको करवा दिया कि एपी एक टाइप का क्या होता है, सीक्वेंस होता है, जिसमें वो एपी या तो इंक्रीज कर रही होगी या तो डिक्रीज विद स्पेसिफिक नंबर, कोई भी एक स्पेसिफिक नंबर बार बार आप उसमें ऐड करोगे और वो या तो इंक्रीज करेगी या तो डिक्रीज करेगी। ऐड करने का मतलब है ऐड ऑफ -2 भी कर सकते हो, है ना, आ सकता है। कॉमन डिफरेंस क्या आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। कॉमन डिफरेंस क्या, पॉजिटिव भी आ सकता है। कॉमन डिफरेंस 0 भी आ सकता है। पीछे मैंने तीनों एग्जाम्पल लिए तो तीनों आ सकते हैं। अब देखते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या डिस्कस किया है इन्होंने। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में फर्स्ट पॉइंट है द डिफरेंस इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। जो डिफरेंस है, जो किसके बीच में डिफरेंस आ जाता है, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में, जिसमें हम मतलब पोजीशन के अकॉर्डिंग देखते हैं a2 माइनस a1 करके, या t2 माइनस t1 करके, फिर a3 माइनस t2 या t3 माइनस t2 करके, है ना, तो वो वहाँ से आता है कॉमन डिफरेंस। द डिफरेंस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP एंड इज डिनोटेड बाई स्मॉल d। बिल्कुल हमने किया है पहले, है ना, बताया था मैंने आपको, स्मॉल d से डिनोट करेंगे कॉमन डिफरेंस को। सेकेंड पॉइंट, द नंबर्स आर कॉल्ड टर्म्स। जो सारे के सारे नंबर जो उनको क्या बोलेंगे हम, टर्म्स बोलेंगे। एंड द फर्स्ट नंबर इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म। फर्स्ट नंबर को बोलेंगे फर्स्ट टर्म और इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल ए। स्मॉल ए से आप डिनोट करोगे फर्स्ट टर्म को। तो सेकंड पॉइंट क्लियर। थर्ड पॉइंट, इफ द एपी सीरीज हैज लास्ट टर्म देन इट इज फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर किसी एपी में जो है वो लास्ट टर्म गिवन है, जैसे मैं लास्ट में दे देता हूँ आपको, ऐसे लिख देता हूँ 1 3 5 7 और 9, बस रोक दी यहाँ पे। तो इस एपी में लास्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म क्या है आपके पास 9, तो इसको बोलते हैं फाइनाइट एपी। पर अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ 1 3 5 7 9 और आगे डॉट 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 डॉट, इसका मतलब ये एपी चलिए इनफाइनाइट तक, इसको रोका नहीं मैंने। अगर रोका नहीं तो इसमें लास्ट टर्म गिवन है क्या, नहीं, लास्ट टर्म तो गिवन नहीं है, तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट एपी। तो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में यही लिखा था कि अगर एपी सीरीज हैज लास्ट टर्म, अगर उसमें लास्ट टर्म गिवन होगी, इट्स फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो उसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एग्जाम्पल रहा ये, दिस इज योर एग्जाम्पल ऑफ फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फोर्थ, इफ द एपी सीरीज हैज इनफाइनाइट टर्म्स, अगर उसमें इनफाइनाइट टर्म्स होंगी देन इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो उसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये रहा उसका एग्जाम्पल, इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो इतना समझ में आया, इजी है अभी तक ना। अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। इफ d इज इक्वल टू 0, अगर किसी कंडीशन में d की वैल्यू क्या हो जाती है आपके पास 0, तो उस एपी का नाम होता है कांस्टेंट एपी। उसको स्पेशल नेम हमने दे दिया, जिसको क्या बोला बच्चे, कांस्टेंट एपी। और इसके लिए एग्जांपल ऐसे लिख लो 5, 5, 5, 5 अप टू सो ऑन। तो इसमें अगर d निकालने की बात करूंगा तो a2 माइनस a1 कर देना, तो क्या आएगा 5 माइनस 5 यानी 0, तो 0 आ जाएगा। तो आई थिंक समझ में आ गया ना, 5 माइनस 5। तो क्लियर है क्या कांस्टेंट एपी का, पहले भी एक एग्जांपल किया था। तुम ऐसे भी कर सकते हो -2, -2, -2, -2, -2,
तब भी आपका क्या आएगा बच्चे, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि आप अगेन आप क्या करोगे, एक बार लिख देता हूँ इस एग्जांपल को। जैसे आपने ये किया -2 कॉमा -2 कॉमा -2 कॉमा -2, ये भी AP है एक, इसमें आप यहाँ से यहाँ गए कैसे, +0 करके। तो इसमें अगर कॉमन डिफरेंस की बात करूँगा स्मॉल d, तो आप क्या करोगे, A2 - A1, A2 क्या था, -2 माइनस ऑफ A1, और A1 कितना है, अगेन -2। तो जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो -2 + 2 बनेगा, अगेन आंसर कितना आएगा, 0, अगेन आंसर 0 आएगा। तो ये क्लैरिटी भी आपको आनी चाहिए। अब नेक्स्ट चलते हैं, जनरल टर्म, nth टर्म और लास्ट टर्म ऑफ एन AP, तीनों का मतलब सेम है, या इसको जनरल टर्म बोल लो, यानी मानो एक मैंने सीक्वेंस चलाया AP का। अब होता क्या है ना, AP का सीक्वेंस लिखूंगा तो 4-5 टर्म तो आपको गिवन करके दूंगा मैं। तो अगर मैं 6 टर्म पूछ लूँगा तो बात ही कोई नहीं, आप उसको ये एक्सटेंड करके 6 टर्म भी लिख लोगे। अगर मैं 10th टर्म पूछूंगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप उसको एक्सटेंड कर देना तो 10 टर्म भी बन जाएगी। पर अगर मैं ऐसे बोलूँगा कि बताओ 51th टर्म क्या होगी, तो 51 टर्म तक AP को लिखना थोड़ा सा क्या है, प्रॉब्लमेटिक है, मुश्किल है। अगर मैं तब भी नहीं रुका, मैंने बोला आप बता दो 150th टर्म क्या होगी, तब और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन बन जाए तो कैसे हम उस नंबर की टर्म निकालें, जैसे A10 मतलब 10 टर्म, मैं बोलूँ A151th टर्म, तो A151 की वैल्यू कैसे निकालें। अगर मैं बोल देता हूँ A999, A999th टर्म, तो A999 की वैल्यू कैसे निकालें। तो इसका सोल्यूशन निकालने के लिए हमने जो जर्नल ऑब्जर्वेशन थी आपकी AP की, जो जर्नल टर्म हमने मानी थी, तो उसको हमने ऑब्जर्व किया। जो जर्नल फॉर्म आपने मानी थी ना AP की, उसको ऑब्जर्व किया, उसके बेसिस पे एक फार्मूला बना दिया जिसको बोला nth टर्म निकालने का फार्मूला। nth टर्म मतलब कोई भी टर्म आप निकाल सकते हो, 3rd निकालो आप, कौन सी 10th निकाल दो आप, 15th निकाल दो आप, 31th निकाल दो, कोई भी टर्म आप निकाल सकते हो। तब इसका नाम क्या दे दिया हमने, nth टर्म निकालने का फार्मूला, जर्नल टर्म निकालने का फार्मूला। जर्नल मतलब कोई भी टर्म, और एक लास्ट टर्म निकालने का फार्मूला। तो इसका मतलब क्या है, सेम टू सेम। अब देखते हैं इसको ड्राइव कैसे किया गया। इसको ड्राइव किया गया ऑब्जर्वेशन से। हमने ऑब्जर्व किया कि जो AP को जर्नल फॉर्मेट में आपने लिखा, तो A बोला, A + D बोला, फिर A + 2D आ गया, फिर A + 3D आ गया, और ऐसे ऐसे करते हम लास्ट तक चले गए। तो अभी तक हमने क्या ऑब्जर्वेशन ली, इससे ये ऑब्जर्वेशन ली कि ये A क्या है आपके पास, फर्स्ट टर्म को T1 बोल रहा हूँ, T1 नहीं बोलना है तो तुम A भी बोल सकते हो। फर्स्ट टर्म इज A इधर T1। ये आगे आपके पास सेकंड टर्म, इसको A2 बोल दोगे, आगे क्या बोल दोगे, T2, ये सेकंड टर्म है। दिस इज योर थर्ड टर्म, A3 बोलो या फिर T3 बोलो, और ये आ जाएगी फोर्थ टर्म, A4 इधर T4। तो यहाँ से जो नोट करने वाली बात है वो ये नोट करना है आपने कि अगर यहाँ पे सेकंड टर्म की बात करूँ A2, तो यहाँ पे D कितनी बार आया है, एक बार। अगर यहाँ पे A3 बात करूँ यानी थर्ड टर्म, तो D कितनी बार आया है, 2 बार। तो ये थोड़ा सा सोचना है कि यहाँ पे A2 था, यहाँ पे D कितनी बार आया, 1 बार। यहाँ पे A3 था, थर्ड टर्म की बात हो रही थी, D कितनी बार आया, 2 बार। यहाँ पे A4 मतलब फोर्थ टर्म की बात हो रही थी, फोर्थ टर्म में D कितनी बार आया, 3 बार। तो इस ऑब्जर्वेशन से कहीं ना कहीं मैं इस डिस्कशन पे पहुंच सकता हूं आपके साथ कि आगे जाके बच्चे कहीं A10 भी आ रहा होगा, जिसको मैं T10 भी बोल सकता हूं। उसका फार्मूला क्या बनेगा, ये फार्मूले बन रहे हैं और कुछ नहीं। फर्स्ट टर्म का फार्मूला A, सेकंड टर्म का फार्मूला A + D, थर्ड टर्म का फार्मूला A + 2D, फोर्थ टर्म का फार्मूला A + 3D। मैंने बोला 10 टर्म का फार्मूला, आप बोलोगे A10 मतलब 10th टर्म, तो D क्या आएगा, 1 कम। जैसे पहले 1 कम आ रहा था, 2 थे तो 1 आया, 3 थे तो 2 आए, 4 थे तो कितने आए, 3। तो A10 का क्या फार्मूला बनेगा, A10 का बन जाएगा A + 9D। यस एग्जैक्टली, A + 9D बन जाएगा। तो हमने किसका फार्मूला लगा दिया, 10th टर्म का निकाल दिया। मैं बोलूँगा नहीं 50th टर्म का बताओ, A50 की वैल्यू, तो आप बोलोगे A + 49D। और उसी तरीके से अगर मैं लास्ट में AN के लिए फार्मूला बना दूं, AN का मतलब कोई भी टर्म, जर्नल टर्म के लिए AN का मतलब TN, दोनों में से कुछ भी बोल दो। तो यहाँ पे D कितने आएंगे, अगर यहाँ पे N है तो D N से 1 कम आएंगे ना,
जैसे यहाँ पे 10 था तो डी कितने आए 9, यानी 10 से एक कम। तो इसमें आप ऐसे लिख सकते हो a प्लस और n माइनस 1d, लिख सकते हो ना ऐसे। हमेशा d कितने आएंगे n से एक कम। अब n क्या है मेरे लिए अननोन है, तो एक कम कर देना उसमें से, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी को ही बोला हमने जनरल टर्म निकालने का फार्मूला इन केस ऑफ एपी। और इससे सारे के सारे फार्मूले बन जाते हैं। अगर मैं इससे निकालता ना 10th टर्म, तो a 10 कितना आता, n को रिप्लेस कर देते 10 से, a प्लस 10 माइनस 1d, यानी अगेन a प्लस 9d, तो सेम फार्मूला बनता। तो इसी फार्मूले का नाम है बच्चे nth टर्म, यहाँ पे लिखा भी था, a n से इसको डिनोट करते हैं, और ये होगा आपके पास a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और अगर मैं अगेन इसको बोलूँ तो लास्ट टर्म के लिए भी इसी फार्मूले का यूज़ किया जाएगा, l मतलब लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म निकालने के लिए भी सेम फार्मूला है। और इसका यूज़ कहाँ पे होता है, कई बार ऐसे दे देता है वो, देखो एग्जांपल में ये जो सेकंड वाला है इसका यूज़ कब आएगा। अगर मैं ऐसे बोल देता हूँ कि एक सीक्वेंस है आपके पास एपी सीक्वेंस 1 3 5 7 9, और मैं आगे जाके तुमसे पूछ लेता हूँ कि ये इसकी बताओ तुम, ये a की वैल्यू a101 की वैल्यू बताओ, a101th टर्म, तो आप क्या बोलोगे, फार्मूला बन जाएगा a प्लस, अब ऐसे नहीं लिखना बार बार कि 101 माइनस 1 इंटू डी, आप सीधा लिखो a प्लस 100d, ये फार्मूला बन जाएगा। आपको पता है ना एक कम होता है, अभी आपने लॉजिक सीखा है ना कि एक कम करना है। तो ऐसे आप इस फार्मूला को अप्लाई करोगे, तो फार्मूला कौन सा अप्लाई किया, ये वाला। अगर प्रॉपर तरीके से अप्लाई करना होगा तो ऐसे फाइंड आउट करोगे, इसमें a ढूंढोगे, a कितना आएगा 1, d ढूंढोगे, d कितना आएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। और फिर आप फार्मूला लगाओगे, हमें फाइंड आउट करना है a101, तो a101 के लिए ये वाला फार्मूला लगाओगे, a101 इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1, यानी 101 माइनस 1 इंटू डी। तो अगेन फार्मूला क्या बनेगा बच्चे, a प्लस 100d, और फिर a की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देना, d की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देना, तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी, 100 और d की वैल्यू 2 आ जाएगी। और जब तुम सॉल्व करोगे ना तो याद आएगा 1 प्लस 200 यानी 201। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सीक्वेंस की आगे जाके 101 नंबर की टर्म जो होगी 101th टर्म, वो क्या होगी आपके पास 201, वो आ जाएगी आपके पास 201। ये मतलब है इस फार्मूले का। और अगर ऐसा ना करके वो ऐसा बोल दे कि एक एपी सीक्वेंस दिया 1 3 5 7 9 अप टू, और लास्ट में उसने लिख दिया 51, और वो ऐसा पूछ ले कि अब बताओ ये जो सीक्वेंस है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 51 तो नहीं होंगी ना, बीच में स्किप भी हो रहे हैं नंबर्स, 51 तो मत बोल देना, लास्ट नंबर 51 है। तो आप कौन सा फार्मूला यूज़ करोगे, सेकंड वाला फार्मूला यूज़ करोगे लास्ट टर्म का, तो L आ जाएगा लास्ट टर्म, L से डिनोट किया जाता है आपका लास्ट टर्म को, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, L मीन्स लास्ट टर्म। तो अगेन फार्मूला बनेगा लास्ट टर्म इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और लास्ट टर्म 51 आ जाएगी। a का मतलब अभी निकाला था हमने 1, और n माइनस 1, और d का मतलब कितना आ जाएगा 3 माइनस 1 करके 2। इसको सॉल्व करना है, यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है, और n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स इन योर सीक्वेंस। तो यहाँ पे -1 हो जाएगा 50, ये 2 डिवीजन में आ जाएंगे डिवाइड बाई 2, यहाँ पे n माइनस 1 ये बनेगा 25, और n की वैल्यू बन जाएगी 25 प्लस 1, तो अगेन जो आंसर आएगा वो आएगा 26। यानी इस सीक्वेंस में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही होगी 26, और बिल्कुल लॉजिकल है। ये तो ऐसे भी मैं बता सकता था, 51 टोटल थे ना, तो ये तो आप ऐसे भी बता सकते थे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस सीक्वेंस इज 26। तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ें लिख देता हूँ कि यहाँ पे देखो आप क्या क्या टर्म आपने यूज़ की। a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, और उसके बाद क्या किया यूज आपने, n का यूज किया, n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स भी हो गया। उसके बाद आपने यूज किया d हो गया, ये हो गया, हाँ l का मतलब होता है लास्ट टर्म, L का मतलब होता है लास्ट टर्म। तो सारी की सारी टर्म्स आई थिंक हमने डिस्कस कर ली। यस, A इज नंबर ऑफ टर्म, एंड an का यूज़ नहीं किया,
ए एन का मतलब होता है nth टर्म निकालना, कौन से नंबर की आप टर्म निकाल रहे हो उसका ये मतलब है। तो क्लियर, ये सारा का सारा फार्मूले समझ आने चाहिए कैसे अप्लाई करने, और ये आए कहाँ से, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लॉजिकली सीखोगे ना तो भूलने के चांसेस कम है, नहीं तो फार्मूले तुम्हें भूल जाते हैं फाइनल में। तो फार्मूले कैसे नहीं भूलेंगे, अगर तुम ऐसे लॉजिकल सीखोगे तो तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है ना, a+n-1 × d। आपको सीधा मैं ऐसे बोल देगा कि 57th टर्म निकालो, आप बोलोगे a+56d डायरेक्ट। कैसे? ऑब्जर्वेशन से। नेक्स्ट चलते हैं, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। ये सम कैसे करना है हमने, सम किस में होगा, सीरीज में होगा, मतलब सीरीज को एडिशन करना है, उसका आंसर निकालना है। वो सीरीज आपके पास दी होगी एपी सीरीज, उसका आंसर चाहिए। तो उसके लिए हम किस अप्रोच के साथ काम करेंगे? अप्रोच बहुत सिंपल है, पहले ऑब्जर्वेशन से ये समझना है कि इसका फार्मूला ऐसा क्यों बना। एक बार तुम वो चीज़ समझ गए तो फिर क्वेश्चंस भी बन जाएंगे। आपको डायरेक्ट फिर भी आपके फार्मूले याद करने ही पड़ेंगे, तो फार्मूला के ऊपर बाद में आता हूँ। पहले मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से चलता हूँ, और एग्जाम्पल में मैंने ले लिया 1 + 3 + 5 + 7, ये वाला एपी सीक्वेंस लिया, बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल लिया। अब छोटा एग्जाम्पल हम क्यों लेते हैं, ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग हो चीज़ें कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसी को ही हम क्या करेंगे, एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर फार्मूला बना के आपको बता देंगे। तो अब देखते हैं, इसका आंसर पूछ लिया मेरे से कि फाइंड द आंसर ऑफ दिस सीरीज। तो पहले तो ये जज करो एपी सीरीज है, देखो 1 से +2 करोगे 3 आएगा, 3 से +2 करोगे 5 आएगा, 5 से +2 करोगे 7 आ जाएगा। तो ये एपी सीक्वेंस है। अगर एपी सीक्वेंस है तो इसको ऐड करना है। अगर मैं इसको करूं फार्मूला लगा के ऐड, तब भी एक ही बात है, पर ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसको डायरेक्टली मैं ऐड कर लेता हूं। कितना आएगा इसका एडिशन, इसका आंसर बताइए। 4 आ जाएगा, 4 + 5 9, यानी सीधा ऐसे कर लो 7 + 3 10, और 10 और 16 आ गया इसका आंसर। इसका आंसर 16 आया। अब मैं यही 16 आंसर निकालूंगा, पर मेरा तरीका देखना, तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब तरीका तुम बोलोगे कि ये कॉम्प्लिकेटेड क्यों किया जा रहा है क्वेश्चन को। ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया जा रहा है, ये फार्मूला निकालने के लिए तरीका है, अदरवाइज तो ये सिंपल तरीका है आपके पास। कितना आंसर आ जाएगा, 16। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को एस मान रहा हूँ, एस मतलब सम, और एस मान रहा हूँ तो 1 + 3 + 5 + 7, यानी मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, एस की वैल्यू निकालनी है। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान दिया, और अगेन मैंने फिर से एस को लिखा। तो एस तो इनका एडिशन है, पर इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर दिया। पहले 7 लिखा, फिर 5 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर लास्ट में क्या लिखा, 1। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। बात तो एक ही है, दोनों इक्वेशन मान ली, एक को सिंपल लिख दिया, एक को रिवर्स करके लिख दिया। अब दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। दोनों को ऐड किया जा रहा है, तो s + s कितना बन जाएगा, 2s। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, s की, क्योंकि s क्या है, 1 + 3 + 5 + 7। तो एडिशन करने से 2s बना, ये कितना बन जाएगा, 8। अगेन ये कितना बना, 8, ये भी 8, ये भी 8। तो ये 8 कितनी बार आया, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स थी इन योर सीक्वेंस, इन योर सीरीज, कितनी थी, 1 2 3 4, 4 टर्म थी, 4 बार कितना आ गया, 8। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 4 × 8, ऐसे भी लिखा जा सकता है। 2x = 4 × 8, मल्टीप्लाई कर लो, 32, और s की वैल्यू निकालनी, डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 2। तो s की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई, और 16 ही मेरा आंसर यहाँ पे आया है। पर ये वाला इजी है, ये वाला कॉम्प्लिकेटेड है। अब ये वाला मेथड क्यों बताया मैंने, इसी मेथड का यूज़ करके मैं एक फार्मूला बनाऊंगा सम ऑफ n टर्म्स निकालने का। यानी अगर मैं इतना सा पूछता तो तुम निकाल लेते, अगर मैं इसको ऐसे डॉट 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 करके ऐसे बोल देता कि आप बताओ इस सीक्वेंस में फर्स्ट 101th टर्म, यानी पहली 101 टर्म्स का सम करके बताओ, तब कर पाते क्या ऐसे, फिर तो तुम फेल हो जाते। फिर तुम्हें कहीं ना कहीं यहाँ से जो फार्मूला बनेगा, यानी जो मैंने वो फार्मूले लिखे हैं उनका यूज़ करना पड़ेगा। तो ये फार्मूले कैसे ड्राइव हुए हैं, इसको अब हम ड्राइव भी कर लेते हैं। तो हम सपोज करके चल रहे हैं, एक एपी मैंने ले ली जिसका नाम ले लिया एस, और वो जर्नल एपी मैंने ली क्योंकि फार्मूला बनाना है a + d, और ये सीरीज ली मैंने एपी सीरीज क्योंकि सम का फार्मूला बनाना है, a + 2d, a + 3d, और ऐसे कैसे करके लास्ट में आ जाएगा a + n - 1 × d, क्योंकि ये nth टर्म है, ऐसे ही लिखा जाता है।
अगेन आप सेकंड इक्वेशन बना दो s, उसमें एक काम करना है, रिवर्स करके लिखने हैं, पहले ये वाली टर्म और लास्ट टर्म क्या आ जाएगी a, तो रिवर्स करके लिख दो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस उसके आगे वाली टर्म आ जाएगी, उसके आगे वाली टर्म आ जाएगी, उसके आगे वाली टर्म, यानी इससे पीछे में कुछ जा रहा हूँ मैं ना, और लास्ट टर्म क्या आ जाएगी बच्चे a, तो इसको रिवर्स करके लिख दिया। रिवर्स करके रखने के बाद दोनों को क्या कर दो आप ऐड, दोनों को ऐड करोगे तो s प्लस एस कितना बन जाएगा 2s। अगेन मैं आपको रिपीट करना चाहता हूँ, आपने वैल्यू किसकी निकालनी है लास्ट में, s की, ऐसी है ना सम ऑफ दिस AP सीरीज, तो उसी का फार्मूला हमने बनाना है। तो इसको ऐड करोगे, देखो अभी ये दोनों टर्म्स आपके पास ऐड होने वाली हैं, यानी इस सीरीज की फर्स्ट टर्म और सेकंड वाली सीरीज की लास्ट टर्म, ऐड करो दोनों को, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो बनेगा a प्लस ए 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और यहाँ पे मैंने सेकंड लास्ट टर्म लिखी नहीं है, उसको भी ऐड करोगे तब भी सेम ही बनेगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगली टर्म भी आपके पास सेम बनेगी 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ऐसा करते करते लास्ट में जो टर्म बनेगी वो भी अगेन आपकी सेम बनेगी कि 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अच्छा, अब इसको फिर से फर्दर थोड़ा सा सॉल्व करते हैं आगे जाके, 2s इज इक्वल टू, अब ये 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितनी बार आया, ये आया n टाइम्स। अगर ये n टाइम्स आया तो कैसे लिखोगे, फिर आप लिखोगे कि ये n टाइम्स है, जैसे वहाँ पे आया था 4 टाइम्स तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया था ना, तो वैसे ही आप कितनी टर्म्स तक गए, n टर्म्स तक गए हो यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास n टाइम्स ऑफ 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आ जाएगा। तो अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, इसके बाद एक काम करते हैं, s की वैल्यू चाहिए 2 को यहाँ पे ले जाओ, तो s की जो मतलब s का जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा n बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फार्मूला बनता है आपके सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, तो इसको s का फार्मूला भी बोल देते हैं, SN भी बोल देते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। और इसी का ही एक सेकंड फार्मूला बनता है, वो कब लगाना है, जब आपको लास्ट टर्म गिवन हो। वो कहाँ से बना था, यहीं से ही बना था। अब इसको लिखने का तरीका मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ये 2a की जगह मैं लिख दूंगा a प्लस ए, बात तो सेम ही है, n बाई टू 2a की जगह लिख दिया a प्लस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और कहीं ना कहीं ये फार्मूला आपको याद आ रहा होगा, ये तो अभी अभी पढ़ा था पीछे। ये किसका फार्मूला है, लास्ट टर्म निकालने का फार्मूला, तो इसकी जगह l लिखो या an लिखो, जैसे आपको सही लगे, तो यह आ जाएगा n बाई टू और यहाँ पे a प्लस एल। तो ये बन गया आपके पास सेकंड फार्मूला। कौन सा फार्मूला कब लगाना है डिपेंड करता है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे। अगर उस सीरीज़ का आपको लास्ट टर्म गिवन होगी, वो क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे, तो कौन सा फार्मूला लगाओगे, ये वाला, क्योंकि l मीन्स लास्ट टर्म। अगर लास्ट टर्म गिवन नहीं होगी, ऐसा बोल देगा कि 3-4 टर्म लिखी हैं, आगे डॉट 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 लगा के छोड़ दिया और बोला फर्स्ट 101th टर्म का क्या निकालो, सम निकालो, तो उसमें आपको लास्ट टर्म गिवन नहीं है ना, आपको क्या पता है 101th टर्म क्या आएगी, नहीं है पता, तो आप कौन सा फार्मूला लगाओगे, ये वाला फार्मूला लगाओगे। और ऐसा नहीं है, अगर आप लास्ट टर्म में भी ये वाला फार्मूला फिट करने की कोशिश करोगे ना, तब भी आंसर सेम आता है, डिफरेंट नहीं आता, बिल्कुल सेम आता है। पर प्रॉब्लम क्या है, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, इसमें कैलकुलेशन कम होगी, और जहाँ पे कैलकुलेशन कम, वहाँ पे क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो जब भी लास्ट टर्म गिवन हो तो यूज़ दिस फार्मूला, अदरवाइज यूज़ दिस फार्मूला। तो आई थिंक ये आपका क्लियर हुआ। यही मैंने यहाँ पे लिखा था, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन AP, कि अगर आपने सम करना है एन टर्म्स ऑफ AP, एन टर्म्स का मतलब मैं बोल दे सकता हूँ 20 टर्म का करो फर्स्ट, 21 टर्म का करो फर्स्ट, 50 टर्म का सम करो, तो इस फार्मूले से आप उसका आंसर निकाल सकते हो, तो इजीली आ जाता है। रादर देन आप पूरी के पूरे उसको क्या करो, ऐड करो, आप सीधा फार्मूला का यूज़ कर सकते हो। तो SN इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और सेकेंड फार्मूला बनेगा n बाई टू और ब्रैकेट में a प्लस एल। डन। और यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ सेम जैसा मैंने पहले लिखा था। यहाँ पे SN का मतलब है
सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है आपने। सेकंड में बात करूं ए का मतलब यहाँ पे भी क्या है आपका फर्स्ट टर्म से है, ए मीन्स फर्स्ट टर्म। अगर नेक्स्ट में बात करूं आपका एन, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। नेक्स्ट में बात करता हूं एन के बाद स्मॉल डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, और कुछ छूटा क्या, यस एल। ये जो सेकंड वाले फार्मूले में आपने एल का यूज़ किया है, एल का मतलब है लास्ट टर्म। तो आई थिंक ये क्लियरिटी आपको आ गई कि कैसे इसको करना है, कैसे अप्लाई करना है ना, वो हम कर लेंगे क्वेश्चन में डिस्कस। अभी आपको डायरेक्ट फार्मूले याद करने हैं, फार्मूले आपको याद हो जाएंगे, क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, है ना, वो हम बना लेंगे। तो फार्मूले आपको याद होने चाहिए, तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं आर्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट। कई बार वो ऐसा होता है ना, आपको सीक्वेंस जरूर देता है पर बोलता है आपने लास्ट से थर्ड टर्म निकालनी है, या लास्ट से 20th नंबर की टर्म क्या होगी, स्टार्टिंग से नहीं पूछेगा। फार्मूले हमने कहाँ से किए, स्टार्टिंग से निकालने के, वो कहाँ से पूछ लेगा, लास्ट से। तो उसको कैसे निकालना है वो भी हम देखते हैं। तो हम इसमें क्या निकालेंगे, आर्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो आर्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट कैसे निकालना है ये देख लेते हैं एक बार। सपोज करते हैं एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अगेन, इसमें बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 1 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, 7 ले लिया, 9 ले लिया। अब ये एपी है। अब इसमें अगर कोई पूछेगा ना थर्ड टर्म क्या है इस एपी की, तो आप बोलोगे थर्ड टर्म इज 5, फर्स्ट टर्म 1, सेकेंड टर्म 3, थर्ड टर्म इज 5। अब मैं ऐसा बोलूँगा ना कि तुम बताओ लास्ट से सेकेंड टर्म क्या है, तो लास्ट से सेकेंड टर्म है 7, और 7 टर्म फर्स्ट से कितनी आएगी, 4th। तो इसी को ही पहचानने के लिए कहीं ना कहीं ये वाला रिलेशन हम यूज़ करेंगे, और इसके भी दो तरीके हैं निकालने के। एक तरीका तो ये है कि मैं एपी को ही रिवर्स कर लूँ, वो भी एक तरीका है, और एपी को रिवर्स नहीं करना है तो आपको इस पैटर्न का सहारा लेना पड़ेगा। यानी आर्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट, ये बिल्कुल पढ़ना इस चीज़ को, क्या लिखा है, आर्थ टर्म फ्रॉम लास्ट, लास्ट से आर्थ टर्म निकालनी है। तो मैं इतना बता पाऊँ कि आर्थ टर्म लास्ट से जो आपने निकालनी है वो स्टार्टिंग से कौन से नंबर की टर्म होगी, तब भी तो एक ही आंसर आएगा। जैसे मैं इस वाले क्वेश्चन में तुमसे पूछ रहा हूँ कि लास्ट से सेकंड टर्म बताओ, आपने आंसर दिया 7, तो मैं ऐसा ना करके ऐसा पहचान लूँ कि 7 टर्म स्टार्टिंग से कौन सी टर्म होगी, तो मैं ऐसा बोल दूंगा कि स्टार्टिंग से 4 टर्म निकालो, तब भी आंसर क्या आएगा आपका, 7 ही आएगा। तो चाहे तुम स्टार्टिंग से निकालो चाहे तुम एंड से निकालो, बस ये गैस करना पड़ेगा कि जो लास्ट से थर्ड टर्म है वो स्टार्टिंग से कौन सी टर्म आएगी, ये मेरे को जज करना पड़ेगा कि लास्ट से जो सेकंड टर्म है वो स्टार्टिंग से कौन सी टर्म आएगी, 4th। और इसको निकालने के लिए अगेन हमने थोड़ा सा लॉजिक लगाया यहाँ पे, तो हमने लिखा कि आर टर्म फ्रॉम द लास्ट निकालने का जो तरीका है वो है n माइनस आर प्लस 1th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, अब इसमें कैसे यूज करूंगा, देखो इसमें देखो, अभी इसमें ये वाला फंडा यूज करने वाला हूं। आपसे पूछा है सेकंड टर्म फ्रॉम लास्ट, अब यहाँ पे तो इजी है ना बताना, यहाँ पे तो इजी है, इस वाले में बताओ ऐसे करके मुश्किल हो जाएगा। आपसे क्या पूछा, 10th टर्म फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से 10th टर्म मुश्किल है, तो आपसे पूछा मैंने सेकंड टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो आप क्या कर दोगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देखोगे कितनी है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 5, 5 माइनस कौन सी टर्म पूछी है लास्ट से सेकंड, तो 5 माइनस 2 प्लस 1 कर दोगे, और इतने नंबर की टर्म होगी फ्रॉम स्टार्टिंग। अब इसको सॉल्व करोगे तो 5 माइनस 2 इज 3, 3 प्लस 1 इज 4, यानी 4th टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग। इसका क्या मतलब हुआ कि सेकंड टर्म फ्रॉम द लास्ट निकालो या तो 4th टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग निकालो, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम, दैट इज
7, दोनों में से जो मर्जी निकाल लो। इसका मतलब इसके लिए सारे के सारे फार्मूले हमने पढ़े हैं ना स्टार्टिंग से निकालने के, तो वैसे भी हम कर सकते हैं। तो एक तो तरीका ये होता है, एक तरीका होता है एपी को ही क्या कर देना, रिवर्स। तो मैं फर्स्ट वाले तरीके से आपको करवा रहा हूँ, फिर सेकंड वाले से भी उसको कर लेंगे। तो फर्स्ट तरीका यानी ये वाला, आपसे पूछा 10th टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो आप कैसे यूज़ करोगे, 10th टर्म फ्रॉम लास्ट, लास्ट से 10th टर्म कितनी आएगी, n, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इन दैट सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, पता नहीं है कितनी टर्म्स है, बताई नहीं है ना, लास्ट टर्म बताई है। यानी एपी आपके पास बताई थी इन्होंने 8, 10, 12, अगेन आपके पास लास्ट में है 126, 12 के बाद लास्ट में आ गया आपके पास 126, 126 लास्ट टर्म। तो आपने n निकालना है पहले कि सीक्वेंस में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। उसके लिए किसका सहारा लोगे, लास्ट टर्म वाले फार्मूले का। लास्ट टर्म कितनी है, 126। तो L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू डाल दो 126, a की वैल्यू सीक्वेंस में कितनी है 8, प्लस n हमें फाइंड आउट करना है, d की वैल्यू 10 माइनस 8 यानी 2 आती है ना निकालने, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। अब ये 8 इधर चला जाएगा तो 126 माइनस 8 इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 2। अगेन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, 126 में से 8 जाएगा ना, तो अगर 6 जाएंगे तो 120 बनेगा, 118, तो ये आएगा 118, और यहाँ पे n माइनस 1 और ये मल्टीप्लाई बाई 2, ये मल्टीप्लाई बाई 2 यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा n माइनस 1। इसको सॉल्व करो तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60, n की वैल्यू 60 आ गई, 59, n की वैल्यू बनेगी 59 प्लस 1 यानी 60। n की वैल्यू 60 आ गई, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता चल गई। तो यहाँ पे 10th टर्म फ्रॉम द लास्ट इज इक्वल टू n, n मतलब 60 माइनस 8, 8 टर्म कौन सी निकालनी है आपने, 10th निकालनी ना, 10 प्लस 1 टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग। तो इसको सॉल्व करोगे तो 60 माइनस 10 50, 51th टर्म, यानी इसका मतलब है 51th टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग। यानी लास्ट से चाहे तुम 10th टर्म निकालो, चाहे स्टार्टिंग से कौन सी टर्म निकालो, 51th टर्म निकालो, दोनों का मतलब क्या है, सेम, आंसर सेम ही आएगा। तो आपने मतलब रिवर्स से ना निकाल के कहाँ से निकाल लिया, स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग से 51th टर्म निकाल लो, वो ही लास्ट से कौन सी टर्म होगी, 10th। तो A51 निकालना है, और A51 अगर आपको निकालना है तो उसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। A51 का फार्मूला बनता है A प्लस 50D, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। A की वैल्यू कितनी थी, A की थी 8, D कितना था, D था 2, 8 और 2, तो 8 और 50 इंटू 2 सॉल्व करोगे तो आ जाएगा बच्चे 8 प्लस 100 यानी 108, तो 108 आ जाएगा। यानी ये जो आपका सीरीज़ थी ना, ये सीक्वेंस था, इसमें अगर मैं 10th टर्म फ्रॉम द लास्ट देखूं तो वो क्या आएगी, 108। तो आप ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हो ये लॉजिक लगा के। और आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, सेकंड भी तरीका है कि आप इस AP को ही रिवर्स कर लो, तो रिवर्स से भी वही आ जाएगा ना। तो इसको भी मैं करवा देता हूँ, ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ना। पर क्या होता है कई बार जो है वो ऑब्जेक्टिव में इससे रिलेटेड भी पूछ सकता है, ऐसे वाला बना के, है ना, ऐसे वाले स्टेटमेंट बना के पूछ रहे, तब भी तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर मैं 8th टर्म फ्रॉम द लास्ट से बात करूं तो n प्लस r माइनस 1 टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग, दोनों क्या आती हैं, सेम। तो आगे चलते हैं, इसको अगेन मैं सॉल्व कर रहा हूँ अनदर मेथड से, 8, 10, 12 एंड 126, 8, 10, 12, 126। ये आपसे क्या पूछा था, फाइंड 10th टर्म फ्रॉम लास्ट, लास्ट से आप कौन सी टर्म निकालो, 10 टर्म। तो अकॉर्डिंग टू दिस AP, A की वैल्यू 8 है, D की वैल्यू है 10 माइनस 8 यानी 2, ठीक है।
और आपने लास्ट से 10th टर्म निकालनी है, तो आप एक काम करो ना, इस एपी को ऐसे रिवर्स कर दो, ऐसे उल्टा कर दो, तो न्यू एपी बना दो। और न्यू एपी में फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी 126, और उसके बाद की टर्म क्या आएगी, अगर आप यहाँ से यहाँ जाने के लिए +2 कर रहे हो, अगर आप यहाँ से यहाँ जाने के लिए +2 कर रहे हो, यहाँ से यहाँ जाने के लिए +2 कर रहे हो, तो यहाँ से पीछे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा। पिछले वाली टर्म लिखनी है ना, रिवर्स एपी बना रहे हो, तो -2 करोगे तो क्या आएगा 124, और फिर -2 करोगे तो क्या आएगा 122, और ऐसे करते करते लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आपके पास आ जाएगा 8। रिवर्स एपी लिख दी, पर रिवर्स एपी जब लिखोगे ना तो ए की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, डी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। अब आपका ए क्या बना, अब आपका ए जो बना है फर्स्ट टर्म वो बना है 126, और डी की जो वैल्यू बनी है वो बनी है 124 माइनस 126। तो 124 माइनस 126 करोगे तो आएगा -2, यानी एक शॉर्टकट और है, अगर यहाँ पे d की वैल्यू 2 बन रही है तो इसमें -2 बनेगी, माइनस लगा देना, यहाँ पे -2 बनेगी, यहाँ पे +2 बन जाएगी, है ना, ऐसे रिवर्स करके सोचना है। और a कितना बन गया 126। अब आपको 10th टर्म निकालनी है, फ्रॉम द स्टार्टिंग से ही निकाल दो, क्योंकि रिवर्स एपी तो बनाई, तो सीधा फार्मूला लगा सकते हैं a10 का, मतलब a + 9d, पर ए क्या भरना है नई एपी वाला 126 + 9, डी क्या भरना है नई एपी वाला -2। तो क्या करोगे 126 - 18, और 126 में से -18 करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, आई थिंक यही आना चाहिए, कितना आया था 108 आया था ना, कि 118 आया था। अगले वाले उसमें थे 108 आया था ना, यस 108 ही आएगा, यहाँ पे देख लेना करके, 126 में से 18 माइनस करके, यहाँ पे 1, यहाँ पे 8 आ जाएगा, 0, 108 ही आएगा, सही है ना। तो ऐसे आप कर सकते हो। तो दो मैंने मेथड बता दिए, एक आपने एपी को ही रिवर्स कर देना है, एक आपने ये ढूंढ सकते हो कि लास्ट से जो टर्म है वो स्टार्टिंग से कौन से नंबर की टर्म होगी, तो वो भी इजी है। दोनों मेथड इक्वली इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं बोलूँगा कि एक मेथड सही है दूसरा गलत है। ऑब्जेक्टिव में हो सकता है आपका उससे ही क्वेश्चन फ्रेम हो जाए कि 8th टर्म फ्रॉम द लास्ट इन योर एपी स्टार्टिंग से कौन से नंबर की टर्म होगी, तो क्या बोलना पड़ेगा n - r + 1th टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हाईलाइट्स ऑफ एपी के ऊपर चलते हैं। हाईलाइट्स ऑफ एपी में फर्स्ट है कि इफ़ ईच टर्म ऑफ एन एपी is increased, decreased, multiplied or divided by the same non-zero number, then the resulting sequence is also an AP। अब इस बात का क्या मतलब हुआ, इस बात का ये मतलब हुआ कि अगर मैं कोई भी AP ले लूँ, 1 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, 7 ले लिया, 9, ये मैंने कोई भी AP अगर मैंने ली, तो मैं इसमें किसी भी टर्म को अगर किसी भी नॉन जीरो नंबर के साथ इधर मल्टीप्लाई करूँ, पर हर एक टर्म को करना है, जितने भी नंबर्स होंगे उस टर्म में हर एक नंबर को या मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं या ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट, बट कंडीशन अप्लाइड सेम नंबर के साथ, तो रिजल्टिंग सीक्वेंस भी एपी में ही बनेगा। तो मानता हूं कि इसको मैंने क्या कर दिया +2 कर दिया हर एक टर्म को, तो कितना बनेगा 3, ये बनेगा 5, इसको +3 करोगे तो 7, इसको +3 करोगे 9, इसको +3 करोगे तो 12। तो ये भी क्या बनेगा एपी बनेगा। ये सीक्वेंस भी एपी में चेक कर लेना, इसमें भी कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा होगा सेम। अगर मैं ऐसा ना करूं और मल्टीप्लाई बाई 3 कर दूं, मल्टीप्लाई बाई 3 करके ये 3 बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा, ये 15 बन जाएगा, ये मल्टीप्लाई बाई 3 करके 21, और ये बनेगा 27। तो ये वाला सीक्वेंस भी किस में आ रहा होगा एपी में। वैसे तुम डिवाइड कर दोगे तब भी क्या आएगा एपी में ही आएगा, तो डिवाइडेड बाई 2 करके भी देख लेना, चाहे जो मर्जी कर लो, बस सेम नंबर के साथ। तो ये बनेगा 1/2, अगला बनेगा 3/2, उसके आगे वाला बनेगा 5/2, आगे बन जाएगा 7/2, फिर बनेगा 9/2। पर ये भी क्या आएगा एपी में ही आएगा, इसमें भी कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो सेम कॉमन डिफरेंस आ रहा होगा। तो इसका मतलब अगर मैं किसी भी एपी को
किसी भी नॉन जीरो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड करूं, इधर एडिशन करूं, इधर सब्ट्रैक्शन करूं, तो रिजल्टिंग सीक्वेंस बनेगा बाद में, वो भी कौन सा बनेगा, एपी का ही सीक्वेंस बनेगा। सेकंड नंबर, अच्छा कभी भी अगर हमें 3 टर्म्स ही एज्यूम करनी है एपी में, ओनली 3 टर्म्स का कंपैरिजन है, उसने बोल दिया कि सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एपी इज दिस, ऐसे करके दिया होगा क्वेश्चन में, तो अगर 3 को ही ऑब्जर्व करना होगा ना, 3 को मानना होगा, तो आप उसको ना ऐसे फॉर्मेट में मत माना करो कि ए फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म में मान लेता हूँ ए प्लस डी, थर्ड टर्म मान लेता हूँ ए प्लस 2d, ऐसे करके मानोगे तो कहीं ना कहीं आंसर जरूर आ जाता है, पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब 2 इक्वेशन बनती है ए और डी में, और दोनों को फिर सॉल्व करके आपको आंसर तक पहुंचना होता है। तो उसके लिए एक सिंपल सा तरीका है कि आप एपी को ही कुछ और एज्यूम कर लो। मान लो अगर 3 टर्म्स का कंपैरिजन है तो ये वाली एपी सुटेबल रहती है। इसमें फर्स्ट टर्म ए माइनस डी मानी आपने, सेकेंड टर्म इज ए, थर्ड टर्म इज ए प्लस डी, तो ये 3 टर्म्स आप एपी वाली मान सकते हो। फर्स्ट ए माइनस डी, सेकेंड इज ए, थर्ड इज ए प्लस डी। इसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर मैं इन तीनों टर्म्स का एडिशन करूँगा तो डी ऑल और इसमें ही क्या हो जाता है, कट हो जाता है। सोचो ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी करूँ तो आंसर क्या आएगा, 3a आ जाएगा डायरेक्ट, 3a आ जाएगा। तो उसमें से हम क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्ट a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसलिए आपको इन तीनों में ही एज्यूम करना है अगर 3 टर्म्स कभी दी हो तो। और वैसे ही अगर 4 टर्म्स दी हो तो आपको कुछ ऐसे AP को एज्यूम करना है, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, तो ऐसे एज्यूम कर लेना। अरे वो भी तो एज्यूम ही किया था पहले भी, उसमें भी तो कहाँ कुछ अलग किया, वो भी अपनी तरफ से एज्यूम किया था कि a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। क्यों एज्यूम किया था, हर बारी कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा था, सेम d। वैसे ही तुम इसमें कॉमन डिफरेंस निकालना, हर बारी क्या आएगा, सेम ही आएगा। वैसे अगर 5 टर्म्स एज्यूम करनी होगी तो ऐसे कर लेना, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। पर अगर आप सोचो ऐसे एज्यूम कर लेते हो ना 5 टर्म्स, और मैं फर्स्ट टर्म निकालने की बात कर रहा हूँ तो फर्स्ट टर्म a नहीं आएगी, ये सबसे बड़ी गलती मत कर देना, क्योंकि आपने जो सीक्वेंस है वो ऐसे एज्यूम किया। तो फर्स्ट टर्म इज a माइनस 2d, तो फर्स्ट टर्म a माइनस 2d आएगी। अगर आपने 3 टर्म्स को एज्यूम किया एपी में तो फर्स्ट टर्म a माइनस डी बनी, अगर आपने ये वाला सीक्वेंस लिया है तो। अगर आपने पुराने वाला लिया ना, वो वाला a प्लस डी, a प्लस 2d, उसमें फर्स्ट टर्म a आएगी। पर अगर आप ऐसे मानोगे तो फर्स्ट टर्म a माइनस डी, सेकेंड टर्म इज a, थर्ड टर्म इज a प्लस डी, तो इसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। और ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, MCQs में इसका हम यूज़ भी करेंगे, और कैसे हम डायरेक्टली आंसर तक पहुंचते हैं ये भी देखेंगे। और 6 टर्म के लिए भी आप याद कर सकते हो, पर मेनली जो ज़रूरत पड़ेगी आपके लेवल के अकॉर्डिंग, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म तक मैक्स है। अगर ये दोनों आप याद कर लेते हो तो काम आपका चल जाएगा। ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया था ताकि आपको नोट्स में क्लियर हो, डालने में क्या दिक्कत है, लिख दो इनको ना, तो ऐसे आप एज्यूम कर लेते हो। थर्ड पॉइंट, द कॉमन डिफरेंस कैन बी 0, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये तो हमने पहले डिस्कस किया था कि जो कॉमन डिफरेंस जो स्मॉल d की वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और कई केसेस में 0 भी आ जाती है, ये भी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है फॉर एनी सीरीज an इज इक्वल टू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके पीछे का लॉजिक भी देखेंगे ऐसा क्यों लिखा गया, कि an का एक फार्मूला मैंने बना दिया, Sn माइनस Sn माइनस 1। अब इसको यहाँ से समझते हैं, 1 2 3 4 5, ये मैंने एक AP लिखी, 1 2 3 4 5, और इसमें कॉमन डिफरेंस क्या आएगा बच्चे, 1, एक एक का डिफरेंस है। 1 में 1 ऐड किया, 2 में 1 ऐड किया, 3 में 1 ऐड किया, 4, तो ये कुछ ऐसे बनेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, मेरे को फाइंड आउट करना है इसको, यानी 1 2 3 4, तो ये A4 है, A4 मतलब फोर्थ टर्म। तो लिखने का तरीका मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि A4 को मैं क्या ऐसे लिखूँ तो चलेगा, A4 को ऐसे लिख देता हूँ, S4 माइनस S4 माइनस 1, तो तब भी के रिजल्ट सेम आते हैं। अगर सेम आ जाएंगे तो फार्मूला बन गया। इसमें क्या किया मैंने, A4 बोलूँ या S4 माइनस S4 माइनस 1, यानी A4 इज इक्वल टू S4 माइनस S3। A4 कितना है, A4 है आपके पास 4, और S4 मतलब सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म, S4 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म ऑफ योर AP। तो 1 + 2 + 3 + 4, तो
तो ये फर्स्ट 4 टर्म का आ गया और उसमें से माइनस करना है S3 मतलब फर्स्ट 3 टर्म का सम 1 + 2 + 3। अगर इसको सॉल्व करोगे तो आएगा आपके पास 4 8 10 10 - 6, तो आंसर फिर से क्या आ जाएगा 4, और यहाँ पे भी क्या है 4, तो दोनों के आंसर तो सेम ही आते हैं। और वैसे भी इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोल दी मैंने। यहाँ पे आपसे अगर मैं इसकी बात करूँ इस नंबर की, तो अगर मैं इस पूरे सम में से इतना सा सम माइनस कर देता हूँ, इस पूरे सम में से इतना सा सम माइनस कर देता हूँ, तो यही तो बचेगा, यही बचेगा। पहले इस सब को ऐड किया, उसमें से ये वाला सम माइनस कर दिया, तो बचेगा क्या, यही टर्म बचेगी। और यही टर्म को क्या बोला हमने, ए फोर्थ टर्म। तो इसी का ही हमने फार्मूला बना लिया, हमेशा याद रखना है इसको। तो कभी भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, ऐसे लिख सकता हूँ कि A10 = S10 - S9। बात बिल्कुल सही है। जो 10th नंबर की टर्म होगी एपी सीक्वेंस में, वो फर्स्ट 10 टर्म के एडिशन और माइनस फर्स्ट 9 टर्म के एडिशन के इक्वल होगी। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर ऐसे लिख देता हूँ A50, तो A50 लिखूँ या S50 - S49, दोनों से आंसर क्या आता है, सेम। तो ये फार्मूला भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। आपको SN दिया होगा, आपको सीक्वेंस दिया नहीं होगा, सीक्वेंस दिया नहीं होगा, वो बोलेगा ऐसे कि आप निकालो 10th टर्म ऑफ एन AP, आपको S10 की वैल्यू भी दे देगा, S9 की वैल्यू भी दे देगा। समझ रहे हो, ऐसे दे देगा वो, ऐसे बोलेगा फाइंड 10th टर्म ऑफ AP, AP की 10th टर्म निकालो। अगर आपके पास S10 की वैल्यू भी गिवन होगी, मानो 109 दे दिया, और S9 की वैल्यू भी आपके पास दे दी 100, तो बताओ आप 10th टर्म कैसे निकालोगे। तो कैसे निकालोगे, इसका यूज़ करोगे, निकाल लोगे, आ जाएगी। A10 पूछ रहा है, वो A10 क्या आएगा, S10 - S9 करके देख लेना, 9 आंसर आ जाएगा। तो वो कब आएगा, जब ये वाला फार्मूला पता होगा, अदरवाइज तुम ढूंढते रह जाओगे, फिर तो इसको फार्मूले के तरीके से आप करने की कोशिश करोगे, फिर तब जाके निकाल पाओगे, है ना। तो लास्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं, 5th पॉइंट। अगर ABC मेरे AP में है, तो ये वाला रिलेशन हमेशा वहाँ पे लागू होगा, हमेशा, कि 2 टाइम्स ऑफ द सेकेंड टर्म = फर्स्ट टर्म + थर्ड टर्म। ऐसा क्यों होता है, इसके ऊपर भी देखते हैं। अगर मैं ऐसा बोल देता हूँ कि ABC आर इन AP, अगर ABC मेरे AP में है, तो बताओ इसमें कॉमन डिफरेंस क्या आएगा। अगर कॉमन डिफरेंस निकालूं मैं फर्स्ट टर्म का सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करके, तो B - A आएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेना। और तुम यहाँ से भी तो निकाल सकते हो, आएगा क्या, सेम। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेना। और अगर वो खुद से बोल रहा है कि आपका AP सीक्वेंस है, तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, इक्वल आएगा। चाहे आप A2 - A1 करो, चाहे आप A3 - A2 करो, कॉमन डिफरेंस तो सेम रहने वाला है। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू भी इसके इक्वल होगी। तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो B - A = C - B आ जाएगा। माइनस B इधर ले जाओ तो B + B हो जाएगा, ये A इधर चला जाएगा तो A + C हो जाएगा। तो 2B = A + C, और B की जो वैल्यू आ जाएगी A + C / 2। या ऐसे नहीं लिखना है तो यहाँ तक ही लिखो, इस रिलेशन को यहाँ तक ही चलेगा, बाकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम एडजस्ट कर लेंगे। और इसी को ही बोलते हैं 2 टाइम्स ऑफ मिडल टर्म। 2 टाइम्स ऑफ मिडल टर्म मतलब B = फर्स्ट टर्म + थर्ड टर्म। तो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया, है ना, इजी था, ये भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। तो आपको ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसको भी याद कर लेना है, कम्पिटिटिव के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कम्पिटिटिव बेसिस पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बोर्ड में बात करूँ तो बोर्ड में शायद ऐसे वाले टीचर करवाते भी नहीं है, इन प्रॉपर्टीज़ को ज़्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे बनते नहीं है वहाँ पे। पर MCQs के परस्पेक्टिव से इक्वली इंपॉर्टेंट है, करनी पड़ेगी आपको। नेक्स्ट है शॉर्टकट मेथड। हाँ, ये भी इंटरेस्टिंग है, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में भी कई बार आता है। अगर आप CBSE बोर्ड से होंगे, चाहे आप स्टेट बोर्ड से होंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको मिले होंगे ना। थोड़ा सा ट्राई करना है इस क्वेश्चन को, कैसे करते थे आप। अच्छा, पहले इसको करते हैं बोर्ड वाले मेथड से।
जो आपने अभी तक सीखा है, फिर इसका एक शॉर्टकट बता दूंगा मैं आपको। और शॉर्टकट के पीछे लॉजिक समझे ना, वो ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, लॉजिक है वो। अगर वो लॉजिक तुम समझ जाओगे ना, तो वो आप कंसेप्ट के थ्रू वहाँ तक रिजल्ट तक पहुँच जाओगे। तो उसको बाद में करते हैं, पहले चलते हैं हम अपने बेसिक मेथड के ऊपर। हमने हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाई 6, 3 डिजिट नंबर कितने होंगे जो डिविजिबल बाई 6 होंगे। तो 3 डिजिट के नंबर, सबसे छोटा जो 3 डिजिट का नंबर है वो होता है 100। तो आप इसमें से पहले क्या बना लोगे कि एपी बना लोगे। एपी बनाने का तरीका क्या होगा, देखो 100 देखना है 3 डिजिट का नंबर, डिविजिबल बाई 6 होगा कि नहीं। अब आपको नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाए थे मैंने। डिविजिबल बाई 6 का मतलब है ऐसे नंबर जो 2 से भी डिविजिबल हों, 3 से भी डिविजिबल हो। 2 से डिविजिबिलिटी का रूल था कि यूनिट डिजिट पे 0, 2, 4, 6, 8 आने चाहिए, ऐसे नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल है सारे के सारे नंबर्स को ऐड करो, अगर वो उनका सम 3 से डिविजिबल हो जाता है तो वो पूरा का पूरा नंबर भी किससे डिविजिबल होगा, 3 से। तो ऐसे नंबर जो जिसमें 2 वाला डिविजिबिलिटी रूल भी लग जाए, 3 वाला भी, तो वो किससे डिविजिबल हो जाएगा, 6 से। तो 100 2 से तो हो जाता है, 100 3 से नहीं होता, तो 100 तो नहीं आएगा, 100 6 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर मैं 101 की बात करूं तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा, दोनों से होने चाहिए ना। अगर 103 पे आ जाएं, 102 पे सॉरी, अगर 102 पे आ जाएं तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा, इसका मतलब 6 से डिविजिबल हो जाएगा। तो पहला नंबर मिल गया मेरे को 102। तो मैं लिख सकता हूँ कि फर्स्ट नंबर आएगा 102, दिस इज डिविजिबल बाई 6। अगले बार आप +6 करके आ जाएगा, +6 करोगे तो 108, सेकेंड नंबर आ गया। तो ऐसे करते करते अब लास्ट में एक नंबर आएगा, लेना कौन सा है, 3 डिजिट का नंबर ही लेना है ना। तो सबसे लास्ट सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर क्या होता है, 999। पर 999 2 से डिविजिबल नहीं होता, तो इसको कैंसिल करो। इसके पीछे वाला देखो 998, 998 आपका 2 से हो जाता है, 3 से नहीं होता, 3 से नहीं होता तो 6 से भी नहीं होगा। फिर चलो 997, ये 2 से नहीं होगा तो 6 से भी नहीं होगा भाई, ये भी नहीं होगा। अगर मैं चलूँ आगे 996 के ऊपर, तो 996 ऐसा नंबर है जो 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल, तो 6 से भी डिविजिबल होगा, तो लास्ट नंबर क्या आ जाएगा, 996। तो इसमें आपको क्या होता है ना, एपी कंस्ट्रक्ट करनी पड़ती है। ये ऐसे वाले जो क्वेश्चन होते हैं इसमें एपी कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या थी कि आपको 3 डिजिट के नंबर चाहिए जो डिविजिबल बाई 6 हों, वो ढूंढने हैं कि कितने 3 डिजिट के नंबर डिविजिबल बाई 6 होंगे। तो आपने उसमें से क्या बना ली, एपी। फर्स्ट नंबर 102, सेकंड नंबर 108, 2 नंबर तो निकालने पड़ेंगे तभी तो डी निकाल पाओगे, और लास्ट नंबर निकालना पड़ेगा 996। अब आपने ये ढूंढना है कि ये जो सीक्वेंस में लिखा है ना अभी, ये एपी सीक्वेंस बना है और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी। नंबर ऑफ टर्म्स समझ में आ गई, तो वही तो पूछा है कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर। तो इस सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी होती है हमें, और नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए पहले देखो आप ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 102। डी की वैल्यू अगर मैं पूछूंगा तो 108 में से 102 माइनस कर देना, कितना आ जाएगा, 6। हमेशा डी वही आता है जो आपने मल्टीप्लाई करके, डिविजिबल बाई बोलो या मल्टीपल ऑफ 6 बोलो, एक ही बात है, तो आ जाएगा 6। अब आपने एन निकालना है और लास्ट टर्म वाला फार्मूला लगा दोगे, ये लास्ट टर्म इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 और इंटू डी। तो लास्ट टर्म कितनी है आपके पास, 996, यहाँ पे लिख रहा हूँ 996 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इज इक्वल टू ए है 102 प्लस n माइनस 1 और साथ में डी कितना है आपके पास, 6। हाँ, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 996 माइनस 102 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। इसको माइनस करना, 996 से 102 माइनस करना, 6 में से 2 जाएंगे 4, 9 में से 0 जाएगा 9, ये आ जाएगा 894, और ये 6 को यहाँ पे क्या कर दो, डिवाइड, इज इक्वल टू n माइनस 1। इसको सॉल्व करो, 2 से 2 3 जा 6,
2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 अगेन, 2 7 ज़ा 14, ये चला जाएगा आपका 8 8 16, हाँ 3 से चला जाएगा, 3 से काटो, 3 1 ज़ा 3, 149। तो n की वैल्यू कितनी आएगी 149 प्लस 1, तो n की वैल्यू आ जाएगी 150, यानी 150 टर्म्स ऐसी 3 डिजिट के नंबर है, 150 ऐसे 3 डिजिट के नंबर है जो 6 से क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली डिविजिबल। अब इसके पीछे का शॉर्टकट देखो, और शॉर्टकट बहुत इजी है। शॉर्टकट बहुत इजी है, बहुत इजी है। आपसे 3 डिजिट के नंबर पूछे डिविजिबल बाई 6, तो आप ऐसा करो, सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर ढूंढो। सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर है 999, इसको डिवाइड बाई क्या कर दो 6, और फिर देखो आंसर क्या आता है। डिवाइड बाई 6 करने का मतलब है ये सारे के सारे नंबर निकल जाएंगे जो डिविजिबल बाई क्या होंगे 6। तो अगर आप ऐसे डिवाइड करोगे तो इसको डिवाइड करना, 6 1 ज़ा 6, 7 8 9, 36 अगेन 9 अगेन 36, तो 166 आ जाएगा। 166 नंबर इज डिविजिबल। देखो पूरा नहीं गया, पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, पॉइंट से मेरे को कोई मतलब नहीं, मेरे को सिर्फ क्वोशिएंट से मतलब है, रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है। तो 160 नंबर ऐसे होंगे विच इज़ डिविजिबल बाई 6। पर ये कहाँ से कहाँ तक है, ये है स्टार्टिंग से 1 से लेके 999 के बीच के। ये जो हमने निकाला ना 1 999 को डिवाइड बाई 6 किया, इट मीन्स 1 to 999 के बीच में 166 नंबर होते हैं जो किससे डिविजिबल होते हैं, मेरे 6 से डिविजिबल होते हैं। पर मेरे को तो 3 डिजिट पूछा है, तो मैं एक काम करता हूँ 2 डिजिट वाले माइनस कर दूंगा, तो 2 डिजिट के नंबर निकाल लेता हूँ कितने डिविजिबल बाई 6 होंगे। 16 नंबर विच इज डिविजिबल बाई 6, कहाँ से कहाँ से 1 to 99, 1 to 99 के बीच में 16 नंबर है जो 6 से डिविजिबल है, और 1 to 999 के बीच में कितने नंबर हैं, 166 नंबर ऐसे हैं जो किससे डिविजिबल हैं 6 से। आपको 3 डिजिट के चाहिए ना, तो आप इसमें तो सारे के सारे इंक्लूडेड है, इसमें कौन से इंक्लूडेड है, 1 मतलब 1 डिजिट वाले भी हैं, 2 डिजिट वाले भी हैं, 3 डिजिट वाले भी हैं। इसमें कौन से इंक्लूडेड है, 1 डिजिट के और 2 डिजिट के। आप इनको माइनस कर दो, आपको 3 डिजिट वाले ही चाहिए ना, तो आप क्या कर दो 166 में से ये 6 माइनस कर दो, 6 नहीं 16, तो आंसर कितना आ जाएगा 150, और 150 ही आपको चाहिए था। फार्मूला नहीं है, लॉजिक है। जब भी आप डिवाइड बाई 6 करते हो किसी भी चीज़ को, किसी भी ग्रेटेस्ट नंबर को, तो वो सारी टर्म्स बता देता है जो वहाँ से 1 से लेके वहाँ तक सारी की सारी क्या होंगे, डिविजिबल बाई 6। तो जब भी मैं 999 को डिवाइड बाई 6 करूँगा, तो यहाँ से जो क्वोशंट आएगा वो क्वोशंट मेरे को ये बताएगा कि 160 नंबर्स ऐसे हैं, 166 नंबर ऐसे हैं 1 से लेके 999 तक, 1 to 999 विच इज़ डिविजिबल बाई 6। इससे ये पता चला। पर क्वेश्चन की डिमांड क्या थी, ओनली 3 डिजिट ढूंढने थे। इसमें कौन कौन से आ गए, 3 डिजिट वाले भी आ गए, 2 डिजिट वाले भी आ गए, सिंगल डिजिट वाले भी आए। सिंगल डिजिट का मतलब 6 आया होगा बीच में, वो भी मल्टीपल है ना आपका 6 का, या डिविजिबल बाई 6 होगा। सेकंड क्या आता है, 12 आता है, तो एक तो उसमें 1 डिजिट का भी आया होगा। तो हमें तो 3 डिजिट के चाहिए, 166 तो टोटल आ गए ना, 1 से लेके 999 के बीच के। हमें कहाँ से कहाँ तक चाहिए थे, 100 से 999 के बीच के। तो मैं एक काम कर देता हूँ 99 से नीचे, यानी 2 डिजिट और 1 डिजिट के भी निकाल लेता हूँ, 99 को भी डिवाइड बाई 6 कर लेता हूँ। तो यहाँ से ये समझ आया कि 16 नंबर ऐसे हैं जो 1 से लेके 99 के बीच में है, वो भी डिविजिबल बाई क्या होंगे 6। तो आप क्या करो, टोटल में से इनको माइनस कर दो तो ऊपर वाले आ जाएंगे, यानी 3 डिजिट वाले। तो आपने क्या किया, टोटल जितने भी 1 से लेके 999 के बीच में जितने भी डिविजिबल बाई 6 वाले नंबर थे 166, उसको माइनस कर दिया। 2 डिजिट वाले कितने आएंगे 16 के साथ, तो कितने बचेंगे, 3 डिजिट वाले नंबर बचेंगे, वो कितने बनेंगे 150। तो इसका शॉर्टकट है। तो अगेन कोई फार्मूला नहीं है, लॉजिक है, ओनली लॉजिक है ना, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो दोनों मेथड क्लियर करो। अगर ये वाला मेथड होगा तो इसमें उलझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो ये भी क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट आएगी स्पेशल सीरीज, आई थिंक लास्ट टॉपिक है, यस। उसके बाद हमारे फार्मूले शुरू, मतलब क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। तो स्पेशल सीरीज में
आपको अगेन फार्मूले याद करने। इन स्पेशल सीरीज़ को आप एपी के फार्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हो, पर कहीं ना कहीं अगर फार्मूले याद होंगे तो आपका टाइम बचेगा। अगर कभी आपके पास ऐसे सम ऑफ एन नेचुरल नंबर की सीरीज आ जाए, मतलब नेचुरल नंबर लिखे हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और लास्ट टर्म 10 दे दी, 50 दे दी, 100 दे दी, चलेगा, है ना। अभी हम एन लेके चल रहे हैं कि मानो हम नेचुरल नंबर लेके चले 1 2 3 4 5 अप टू एन तक, तो उसका सम क्या बनेगा। तो अगर तुम यहाँ पे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए पी का फार्मूला लगाओगे तो उसके बाद लास्ट में आंसर यही आएगा। तो अगर तुम्हें ये फार्मूला डायरेक्ट याद नहीं है, थोड़ा सा ऐसा कन्फ्यूज़न है कि पता नहीं सही लगा रहा हूँ कि गलत, तो तुम क्या यूज़ कर लो, एपी का फार्मूला यूज़ कर लेना, रिस्क मत लेना। डायरेक्ट याद है तो इससे कैलकुलेशन बच जाती है। तो आंसर क्या आएगा, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, सपोज करो ऐसे दिया होगा 2 + 3 + 4 और लास्ट में दे देगा वो 100 और बोलेगा इसका सम निकालो 1 + 2 + 3 + 4 और लास्ट में क्या दे दिया 100। तो n कितना आ गया 100, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 100। तो इसका मतलब इसका जो डायरेक्ट आंसर आएगा, इसमें ए पी लगाने की जरूरत नहीं, अगर आपको ये रिलेशन पता है तो आ जाएगा 100 इंटू 100 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो आएगा 100 इंटू 101 डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर बनेगा वो आपका फाइनल आंसर होगा, सम ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज। और ये सीरीज कौन सी है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। तो ये याद करना है आपको। सेकंड, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर। अगर स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर आ गया मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ऐसे करके लास्ट में n का स्क्वायर, तो आंसर क्या आता है, फिर आंसर यह आएगा। अगेन डायरेक्ट फार्मूला याद कीजिए, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n + 1 डिवाइड बाई 6, डायरेक्ट फार्मूला याद करना पड़ेगा। अगर मैं थर्ड बात करूं कि सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ एन नेचुरल नंबर, इसमें ऐसे देगा होगा 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब + 4 क्यूब और लास्ट में बोल देगा प्लस जाके लास्ट में 50 क्यूब और बोलेगा बताओ इनका सम क्या है। तो ये फार्मूला यूज़ कर लेना, ये और ये सेम है, बस इसमें ओवरऑल स्क्वायर ले लेते हो आप, यानी n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और उसका होल स्क्वायर। तो मैं तीनों के तीनों फार्मूले एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। फर्स्ट फार्मूला था सम ऑफ एन नेचुरल नंबर निकालने का, फार्मूला क्या होगा n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, फर्स्ट फार्मूला क्लियर। सेकंड फार्मूला है आपके पास स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर का सम करने का, तो आंसर आएगा n इंटू एन प्लस 1 ब्रैकेट में 2n + 1 डिवाइड बाई 6। थर्ड आता है आपके पास क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर का सम निकालने का, तो वो सेम टू सेम जैसे हमने नेचुरल नंबर का सम निकाला था सेम लिखोगे n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और उसका क्या कर दोगे होल स्क्वायर। तो तीन फार्मूले आपको ये भी बच्चे याद होने चाहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा ना आपका, उसमें हम MCQs करेंगे सारे के सारे। जितना भी डिस्क्रिप्टिव पोर्शन था AP का आपके लेवल के अकॉर्डिंग, वो सारा का सारा मैंने कंप्लीट करवा दिया। तो आपको ये रिवाइज करना है, जो भी मैंने कंसेप्ट आपको बताए, कोई इंपॉर्टेंट फार्मूला बताया, आपको सारे फार्मूले याद होने चाहिए। उसके बाद जब हम क्वेश्चंस लगाएंगे तो आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि आप फार्मूले कैसे यूज़ करोगे। पर अगेन नेक्स्ट लेक्चर के पहले आपका जो होमवर्क है वो यही रहेगा कि जितना भी आज मैंने करवाया वो सारा का सारा आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए, चाहे वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हों, चाहे वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एपीज़ हों, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ही उनको कंसीडर कर सकते हैं ना। जो रिलेशन है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, और कैसे हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, क्या क्या चीज़ें, इन्फाइनाइट एपी क्या होती है ना, फाइनाइट एपी क्या होती है, कांस्टेंट एपी क्या होती है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर वो चीज़ें क्लियर होंगी तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट कर देंगे आपका एपी। अब हमारे बचते हैं ओनली क्वेश्चन, जो भी हमने क्वेश्चन लिए हैं आपके सामने, देखते हैं कितने क्वेश्चन थे इसमें। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 20 से ज़्यादा हैं क्या, कि 20 हैं, 20 है ना, 20 टोटल क्वेश्चंस हैं आपके। तो जब आपके टोटल 20 क्वेश्चन हो जाएंगे तो उसमें सारे के सारे टाइप्स आपके कवर हो जाएंगे, जितने भी आपके लेवल के अकॉर्डिंग आ सकते हैं SPI में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम MCQ राउंड डिस्कस करेंगे। तो आपका जो होमवर्क है वो क्या है, ये जो हमने किया डिस्क्रिप्टिव का जितना भी किया वो सारा का सारा आपने रिवाइज करके लाना है। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए बच्चे, एग्ज़ाम आपके आ रहे हैं तो प्रैक्टिस करते रहो, यहाँ से भी प्रैक्टिस करो।
डिस्क्रिप्टिव यहाँ से सीख लो, जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूँ वो सीख लो, उसके बाद उसी टाइप के और क्वेश्चन आप कहीं से भी लगा सकते हो, कोई भी बुक परचेज कर लो या फिर कहीं ऑनलाइन कहीं भी आपको मटेरियल मिलते हैं। मेनली ये है कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलने चाहिए और टॉपिक सेम मिलना चाहिए, और लेवल 10th ही रखना, क्योंकि अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ 11th में भी एपी का पोर्शन आता है, तो उस लेवल तक नहीं हमें जाना है, हमें 10th लेवल में रह के ही एपी के लिए काम करना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।